हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने पढ़ना है क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज। भूमि, मृदा, जल, पेड़ पौधे एवं प्राकृतिक संसाधन। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमको समझना है कि रिसोर्स क्या होता है। रिसोर्स यानी संसाधन। संसाधन हम हर उस वस्तु को कह सकते हैं जो हमारे किसी भी काम आती हो। जैसे कि सड़क है, सड़क हमें एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के काम आती है, तो वो हमारे लिए संसाधन है। हमारे घर में हमारा पलंग होता है, बेड है, उस पर हम सोते हैं, तो वो भी एक संसाधन है। कोई दूसरा मनुष्य जो हमारे काम आ रहा है, तो वो भी एक संसाधन है। हर वो वस्तु जो हमारे किसी भी काम आती हो, उसको हम संसाधन कहते हैं। उसमें से सबसे पहला होता है और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा लैंड। लैंड यानी भूमि। अभी जो भूमि है, इसे सबसे इंपॉर्टेंट संसाधन माना जाता है, और ये भूमि हमारे पास हमारी पृथ्वी पर लगभग 30% है। यानी पृथ्वी के क्षेत्रफल का कुल 30% एरिया जो है भूमि आता है, बाकी 70% पर महासागर है। तो ये भूमि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे सारे काम इसी पर होते हैं। हम रहते यही हैं, उद्योग धंधे यही हैं, खेती भूमि पर ही होती है, सारे काम भूमि पर होते हैं। तो भूमि जो है हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। भूमि के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे पहाड़, रेगिस्तान, नदी घाटी और मैदान। ये सभी भूमि के प्रकार हैं। और भूमि पर क्योंकि हम लोग रहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं जनसंख्या। अब ये जो जनसंख्या है हर जगह बराबर नहीं होती, तो इसको हम कहते हैं अनइवन पॉपुलेशन। अब इस अनइवन पॉपुलेशन के कारण बहुत सारे हैं। क्यों ये पॉपुलेशन अनइवन होती है? तो कुछ कारण मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से उन्हें समझना है। तो जनसंख्या के अनइवन होने के कारण है स्थलाकृति, यानी लैंडफॉर्म। मान लीजिए कहीं एक रेगिस्तान है और कहीं एक मैदान है, तो कहां लोग ज्यादा रहेंगे? रेगिस्तान में या एक मैदान में? ऐसे एक पहाड़ है या एक पठार है, तो कहां लोग ज्यादा रहेंगे, पहाड़ पर या पठार में? तो स्थलाकृति का जनसंख्या से बहुत ही इंपॉर्टेंट नाता है। उसके बाद होता है मृदा। मृदा कैसी है? जलवायु, क्लाइमेट, सड़कें। जहां सड़कें ज्यादा होंगी वहां ज्यादा लोग रहेंगे। और उद्योग, उद्योग जहां पर ज्यादा होंगे वहां पर ज्यादा लोग रहेंगे। इसी वजह से गांवों से लोग शहरों में आते हैं एक अच्छा जीवन बिताने के लिए। इंडस्ट्रीज, ये सभी कुछ कारण हैं जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। अब इस सभी के लिए जमीन चाहिए, तो हमने जमीन को 2 भागों में बांटा है, उसकी ओनरशिप यानी स्वामित्व के आधार पर। एक होती है निजी यानी प्राइवेट, और एक होती है सामुदायिक। यानी कि कॉमन। निजी प्रॉपर्टी या प्राइवेट प्रॉपर्टी वो है जैसे कि हमारे घर, जिस पर किसी एक ही व्यक्ति का अधिकार होगा, वो चाहे तो अपनी जमीन पर कुछ भी कर सकता है। सामुदायिक प्रॉपर्टी में हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। जैसे कोई पार्क है,
या कोई मैदान है, तो वहां पर पूरे समुदाय का उस पर हक होगा, हर व्यक्ति उस पर कार्य कर सकता है। तो इस आधार पर हमने जनसंख्या के प्रभाव वाले कारण पढ़े, ओनरशिप के आधार पर जमीन कैसी होती है इसके बारे में पढ़ा। अब जो जमीन को काम में लिया जाता है, तो किस किस काम में हम जमीन को लेते हैं, तो उसके 3 मेन चीजें होती हैं जो जिसके लिए जमीन काम में ली जाती है। सबसे पहला होता है व्यापारिक क्षेत्र, यानी इंडस्ट्रियल एरिया। दूसरा है नगरीय क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र यानी अर्बन एरिया। और तीसरा है कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र यानी एग्रीकल्चरल एरिया। इन तीनों के लिए हम जमीन का मैक्सिमम इस्तेमाल करते हैं। अब जब ये सब काम होते हैं तो हमारी जो जमीन है इसका दुरुपयोग भी होता है, इसमें कुछ कमियां भी आती हैं, जिस वजह से जमीन की गुणवत्ता घट जाती है। और क्या क्या है, सबसे पहले है निम्नीकरण। निम्नीकरण यानी डिग्रेडेशन, यानी जमीन की क्वालिटी में कमी आ जाना, उसकी उर्वरक क्षमता कम हो सकती है, उसकी मजबूती कम हो सकती है। भूस्खलन, लैंडस्लाइड, मान लीजिए कोई पहाड़ों में ज्यादा इंडस्ट्रीज हमने लगा दी तो वहां की जमीन कमजोर हो जाएगी और वो पहाड़ नीचे खिसक सकता है। इसके अलावा होता है सोइल इरोजन यानी अपरदन, मरुस्थलीकरण, डेजर्टिफिकेशन, ये सब कारण है जो जमीन की क्वालिटी में कमी लाते हैं। और इन सब का टोटल एक कारण है, वो होता है अनाधिकृत हस्तक्षेप। अनाधिकृत हस्तक्षेप, इसका मतलब है बिना सभी की परवाह करे, बिना प्रॉपर जिसको कहते हैं हम परमिशन लिए जमीनों का इस्तेमाल करना, स्वयं का फायदा देखने के लिए ऐसा करना, उससे ये सभी प्रॉब्लम पैदा हो सकती हैं। अब प्रॉब्लम को हमने डिस्कस कर लिया, प्रॉब्लम क्यों होती है ये हमने देख लिया। तो इसको बचाना कैसे है, यानी कि इस भूमि की, इस जमीन की संरक्षण कैसे होगी। तो अगला टॉपिक हमारा आता है कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। यानी भूमि का संरक्षण। इसके लिए कुछ तरीके होते हैं, अगर उन तरीकों को ठीक से फॉलो किया जाए तो हम भूमि का संरक्षण कर सकते हैं। सबसे पहला आता है वन रोपण, यानी कि रिफॉरेस्टेशन। जैसे पेड़ों की अत्यधिक कटाई को डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है, उसी तरह पेड़ों को बड़ी मात्रा में बोना और नए जंगल पैदा करना उसको कहा जाता है वन रोपण यानी रिफॉरेस्टेशन। अगला है अतिचारण पर रोक, यानी कि स्टॉप ओवर ग्रेजिंग। कुछ लोग
जमीन पर अपने पशुओं को बहुत ज्यादा छूट दे देते हैं उसको घास चरने की, उस वजह से भी जमीन में कमी आती है। तीसरा है रासायनिक उर्वरकों पर रोक। कीटनाशक और उर्वरकों पर रोक। यानी कि केमिकल फर्टिलाइजेशन को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ये सभी कारण अगर हम ये सभी स्टेप्स अगर अपनाए जाते हैं तो बड़ी ही आसानी से हम भूमि का संरक्षण कर सकते हैं। अब जो भूमि है वो बनती तो सॉइल से ही है, तो हमारा अगला रिसोर्स जो इंपॉर्टेंट रिसोर्स है वो है सॉइल यानी मृदा। और मृदा ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है सॉइल लैंड से क्योंकि जो लैंड है वो बनता तो मृदा से ही है, सॉइल से ही है। तो पढ़ते हैं हम सॉइल के बारे में। तो मृदा असल में होती क्या है? मृदा होती चट्टानें ही है, लेकिन उन चट्टानों का इरोजन हो जाता है, उनका कटाव हो जाता है जिससे सॉइल बन जाती है। तो मृदा के अंदर दो बातों का ध्यान जरूरी है, एक है चट्टान और दूसरे हैं खनिज। उस चट्टान में जो खनिज थे वही खनिज मृदा में आएंगे, खनिज यानी मिनरल्स। और जब उनका कटाव होता है चट्टानों का और खनिजों का तो उससे मृदा बनती है और उस प्रोसेस को कहा जाता है वेदरिंग। इस प्रोसेस से मृदा बनती है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट ये प्रोसेस होती है जिसको वेदरिंग कहा जाता है। इसी से सॉइल बनेगी और सॉइल से जमीन बनेगी, जमीन का हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब सॉइल को जो बनाने वाले कारक हैं उनके बारे में ध्यान से समझिए। सबसे पहला कारक होता है उसकी जनक शैल। जनक शैल यानी मदर रॉक्स, किस चट्टान से वो बनी है, जिसके अंदर उसका कलर, टेक्सचर और उसके मिनरल्स क्या क्या उसके अंदर हैं ये सब बातें आएंगी। दूसरा होता है जलवायु यानी क्लाइमेट, जिसके अंदर उस टेम्परेचर कैसा है, बारिश कैसे हुई है, इन सब बातों का पता रखता है। यानी ये भी मृदा कैसी बनेगी उस पर डिपेंड करता है। अगला है रिलीफ। रिलीफ में जब मृदा बनती है चट्टानों से बनती है, तो चट्टानें तो ज्यादातर पहाड़ों पर ही हैं, तो उन्हीं पहाड़ों से मृदा कितनी ऊंचाई से नीचे गिरेगी, उसकी वेदरिंग कितनी ऊंचाई से होगी, इस बात का पता चलता है। तो इसमें हम दो चीजें देखते हैं, एक होता है एल्टीट्यूड और दूसरा स्लोप। एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई और स्लोप यानी कितना ढाल है उस पहाड़ का जहां पर वो चट्टानें हैं। अगला है फ्लोरा एंड फ्यूना। इसके अंदर जीव जंतु आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, और उससे जो मृदा पर इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है ह्यूमस का। ह्यूमस मृदा के अंदर कैसा है। और लास्ट टॉपिक है टाइम यानी समय। तो इससे मृदा की मोटाई पर फर्क पड़ता है, थिकनेस। अगर वो जल्दी जल्दी बन रही है तो मृदा मोटी होगी, और अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो मृदा ज्यादा चिकनी होगी, पतली होगी। तो ये 5 हमारे कंडीशंस होते हैं जिससे मृदा कैसी बनेगी वो पता चलता है। अब जैसे जमीन को प्रभावित करने वाले कारक थे, उसी तरह इस मृदा को प्रभावित करने वाले कारक भी होते हैं। तो उन कारकों में आते हैं अतिचारण, ओवरग्रेजिंग, रासायनिक खाद और कीटनाशक,
लैंडस्लाइड, बाढ़ यानी फ्लड, और वर्षारोहण यानी वर्षा आने पर जो मिट्टी बह जाती है वो। ये ऊपर वाले मानव निर्मित हैं और नीचे वाले प्राकृतिक, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं मानव की गलतियों से ही आते हैं। तो अब मृदा कैसे खराब होती है वो हमें पता चल गया। तो इस खराब होने से बचाने के लिए क्या क्या करना? सबसे पहले तो यही है कि हमें कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रासायनिक खासतौर पर, प्राकृतिक कीटनाशक बेहतर होते हैं रासायनिक के मुकाबले। अतिचारण नहीं कराना चाहिए, नहीं जितनी जरूरत है उतने ही चराई पशु को करने देनी चाहिए। तो मानव निर्मित जो कारक है उन्हें तो बड़ी ही आसानी से रोका जा सकता है। अब आते हैं प्राकृतिक कारकों पर। तो प्राकृतिक कारकों पर को रोकने के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं, उन्हीं टेक्निक्स को फॉलो करके आसानी से मृदा का अपरदन और उसकी क्वालिटी में कमी आना उसको रोका जा सकता है, यानी मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। मृदा को संरक्षित कर लिया तो जमीन हमारी, भूमि हमारी अपने आप ही संरक्षित हो जाएगी। तो सबसे पहला होता है मल्च बनाना। इसे इंग्लिश में मल्चिंग बोलते हैं। अब इसके अंदर करते क्या है? तो इसके अंदर मान लो किसी भूमि पर पेड़ लगे हुए हैं, अब इन दो पेड़ों के बीच की जगह खाली है, तो इस जगह पर घास, काई या मॉस वो लगा दी जाती है, जिस वजह से ये जमीन की जो मृदा है वो सुरक्षित हो जाती है। अब मान लीजिए अगर बारिश आएगी तो वो घास, मॉस या कोई छोटे मोटे पौधे उस मिट्टी को बहने नहीं देंगे और वो मृदा संरक्षित हो जाएगी। दूसरा हमारा तरीका है टेरेस फार्मिंग, यानी कि वेदिका फार्मिंग। इसको सीढ़ीनुमा खेती भी बोलते हैं। अब इसके अंदर करते क्या है? ये पहली बात है कि सिर्फ पहाड़ों में की जाती है। अब ये होती कैसे है? मान लीजिए कि ये कोई पहाड़ है, अब यहाँ पर अगर खेती की जाएगी, यहाँ पर अगर हमने पौधे उगा दिए और ऊपर बारिश आई तो सारी पानी स्पीड से नीचे बहेगा और सारी मृदा बह जाएगी। तो यहाँ पर क्या करते हैं? सीढ़ियां बनाते हैं इस तरह से, और यहां पर फसलें उगाई जाती हैं। अब जब बारिश आएगी तो सीढ़ी पर पानी की रफ्तार कम हो जाएगी और कुछ मिट्टी को पौधे रोक लेंगे। इस वजह से ये मिट्टी जो है इसका इरोजन नहीं होगा और ये मिट्टी संरक्षित हो जाएगी। अगला होता है हमारा समुच्च रेखीय जुताई। इसको कहा जाता है कॉन्टोर फार्मिंग। इसके अंदर क्या किया जाता है? मान लीजिए ये कोई खेत है और यहां पर फसल की क्यारियां हैं, तो इन क्यारियों के दोनों तरफ बीच में अवरोध लगा दिए जाते हैं, पत्थर से, लकड़ी से, मिट्टी से। तो जो पानी बीच में आएगा वो पानी आगे नहीं बह पाएगा, वहीं रुक जाएगा और वो मिट्टी को बहाकर नहीं ले जा पाएगा और इससे वो मृदा सुरक्षित हो जाती है, वहीं पर रह जाती है। इसको हम समुच्च रेखीय जुताई बोलते हैं। अगला है हमारा शेल्टर बेल्ट, यानी कि रक्षक मेखला। इसको शेल्टर बेल्ट कहा जाता है। इसके अंदर क्या करते हैं? खेत के चारों तरफ, ये हमारा मान लीजिए खेत है, तो खेत के चारों तरफ पेड़ लगा दिए जाते हैं। ये पेड़ अब क्या करेंगे? मान लीजिए तेज हवा आती है या तेज पानी आता है
तो मिट्टी को बहने से रोक देंगे। तो जो खेत की मिट्टी है वो खेत के अंदर ही बनी रहेगी। जनरली इनको हम आसानी से अपने खेतों के आसपास देख सकते हैं। तो इसे रक्षक मेखला कहा जाता है, यानी शेल्टर बेल्ट। अगला है हमारा चट्टानी बांध, यानी कि रॉक डैम। इसे नदी के दोनों किनारों पर बनाया जाता है। समझ लीजिए कि नदी बह रही है इधर, अब ये नदी का पानी किनारों को तोड़कर ना आ जाए, इस किनारों पर चट्टानें लगा दी जाती हैं, पत्थर लगा दिए जाते हैं बड़े बड़े, ताकि ये मिट्टी पर दबाव पड़े और मिट्टी सख्त हो जाए। अब ये जो पानी है आगे बहेगा, किनारों को से मिट्टी का कटाव नहीं कर पाएगा। और अगला है हमारा इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में क्या किया जाता है, इसमें मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बचाए रखना होता है। अब क्या करते हैं, एक खेत में दो अलग तरह की फसलें एक साथ लगाई जाती हैं। मान लीजिए ये एक खेत है, यहां पर एक तरह की फसल लगाई, मान लीजिए यहां पर लगाया गया टमाटर का पौधा। तो जो दूसरी लाइन बनेगी, दूसरी क्यारी जो बनेगी फसलों की, वहां पर टमाटर की जगह कोई और सब्जी लगाई जाएगी। मान लीजिए यहां पर आलू लगा दिया गया। तो इसी तरह दो अलग अलग क्यारियां बना दी जाएंगी बार बार। तो इससे मृदा से कुछ पोषक तत्व आलू लेगा, कुछ छोड़ेगा, टमाटर कुछ लेगा, कुछ छोड़ेगा। तो दोनों पौधों अलग अलग प्रजाति के हैं, तो इस वजह से मिट्टी के पोषक तत्व मिट्टी में ही बने रहेंगे। तो ये कुछ तरीके थे जिससे हम मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। तो पार्ट 1 वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। अगली वीडियो में आपको वाटर, नेचुरल वेजिटेशन और नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में समझाया जाएगा।